नमस्कार। आज की सांध्यकालीन कक्षा में एमए हिंदी के पाठ्यक्रम उपन्यास और कहानी पर हम आपसे बातचीत करेंगे और हम चाहेंगे कि जहां पर भी आप बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी इसमें शामिल होकर इस पाठ्यक्रम के इस बातचीत को और ज़्यादा जीवंत बनाएं। आपकी भागीदारी से हमें ये महसूस होगा कि आप इस पाठ्यक्रम को सुन भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें शामिल भी होना चाहते हैं। और ये बहुत एक सकारात्मक प्रयास होगा कि जिससे कि आपकी जो भी असुविधाएं हो या इस पाठ्यक्रम पर आपकी जितनी भी आशंकाएं हैं या आपके जो सवाल हैं, आपके जहन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उसको आप सीधे तौर पर हमसे बातचीत करके पहुंचा सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आपसे आग्रह करेंगे कि जहां पर भी आप बैठे हैं, जिस स्टडी सेंटर पर या फिर रीजनल सेंटर पर, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। उसमें संपर्क करने का ये मतलब है कि आप इस पाठ्यक्रम को देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे और अब आने वाली जो एग्जामिनेशन में अगर आप शामिल होना चाहते हैं और इस पाठ्यक्रम पर जो पर्चा होगा उसको अगर अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप हमसे बातचीत का सिलसिला बनाए रखें। तो आज हम आपसे उपन्यास एवं कहानी जो पाठ्यक्रम है एमए हिंदी पार्ट 2 का, उसके नई कहानी का जो और समकालीन कहानी पर बातचीत करेंगे, जिसमें आज की पूरी बातचीत दलित कहानी यह अंत नहीं पर हम कायम रखेंगे। और इस कहानी के बारे में अगर कहानी आपने पढ़ी होगी, क्योंकि इस पाठ्यक्रम के साथ हमने कहानी संग्रह भी आपको दिया है और उस कहानी संग्रह में ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कहानी शामिल है। इस कहानी को पढ़ने के बाद जो भी आपके जहन में जो सवाल उठे होंगे या दलित कहानी के बारे में अगर आपको पहले से जानकारी है या दलित साहित्य के बारे में जानकारी है और अगर नहीं है, तो इस इकाई में जो इस कहानी पर जो इकाई है, इकाई संख्या 27, यह अंत नहीं, वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इस इकाई को पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि इस इकाई की शुरुआत में दलित साहित्य की पृष्ठभूमि पर बहुत ही विस्तार पूर्वक बात की गई है। अगर ये पाठ्यक्रम पढ़ते समय या खास करके इस इकाई को पढ़ते समय आपने ये ध्यान दिया होगा कि दलित साहित्य के उद्भव और विकास की जो पृष्ठभूमि है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार है, और आज के समय में भी ये समस्याएं अगर यहाँ हमारे भारतीय संदर्भ में मौजूद है, तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत चिंता का विषय है। और उसी चिंता को ध्यान में रखते हुए, और ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी एक समस्या है, उस समस्या को ये कहानी किस तरह से उजागर करती है। आज इस बातचीत में आपके साथ हैं डॉक्टर रामचंद्र जी, जो जेएनयू के हिंदी विभाग में अध्यापक हैं। वो भी आपके इस बातचीत में हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हैं। और आप ध्यान देंगे कि दलित साहित्य के उद्भव और विकास की जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उसमें उस समय अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। और ये एक ऐसा राजनीतिक एक धड़ा बना था कि जो उस समय भी स्वतंत्रता के 25 या 26 साल के बाद भी जो यहाँ की जो जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ जो एक ऐसा आतंक है, या कहेंगे कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव है, उस दबाव के खिलाफ एक जो पढ़ा लिखा जो तबका था, उन्होंने पहली बार विद्रोह की आवाज उठाई और वही लोग उन्होंने ही साहित्य की भी शुरुआत की है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन एक सृजनात्मक आंदोलन में परिवर्तित होता है और वही उन्हीं समस्याओं को वो अपने लेखन के द्वारा बहुत तेजस्वी स्वर में यहाँ अभिव्यक्ति दे रहा है।
तो ये वहां से 1972 से शुरू हुआ ये जो आंदोलन है, जिसे हम दलित साहित्य धारा के रूप में जानते हैं, और वो आज लगभग सभी भाषाओं में, लगभग भारत की 13 भाषाओं में आप इसके विकास को आप चिन्हित कर सकते हैं। और कहानी, कविता, उपन्यास, आत्मकथन और नाटक, इन सभी विधाओं के रूप में विस्तृत रूप से आपको दलित साहित्य की उपस्थिति नजर आती है। तो आज इस कहानी के माध्यम से हम दलित समुदाय पर, दलित वर्ग का जो शोषण हो रहा है, लगातार पिछले 3000 वर्ष से ये समस्या हमारे भारत देश में मौजूद है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो हमारे सामने एक नया परिदृश्य खुल रहा था, जिसमें सबकी बराबरी और सबकी समानता की बात कही गई थी, सबकी भागीदारी की बात कही गई थी और सबके अधिकार की बात कही गई थी, तो इस कहानी के माध्यम से हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्या वह अधिकार, वह स्वतंत्रता, समानता और न्याय इस व्यवस्था ने उन्हें दी है, या जाति व्यवस्था आज भी उसी पहले के ही तरह, उसी जकड़न में ही बंधी हुई है और समाज के एक बहुत बड़े तबके को, जिसे अगर हम जनसंख्या के संख्या के रूप में अगर चिन्हित करें, तो वो 17 से 18 करोड़ की जनसंख्या है, जो छुआछूत की एक बहुत पुरातन परंपरा से आज भी उत्पीड़ित हो रही है, अपमानित हो रही है और पूरे समाज और सांस्कृतिक परिवेश से, आर्थिक परिवेश से वो हाशिए पर डाली गई है। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से उन्हीं सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उसी पर एक नजरिया डालते हैं कि क्या ये कहानी इन सारी परिस्थितियों को अपने भीतर समाती है और समेटकर एक नया प्रश्न हमारे सामने खड़ा करती है, जिसके लिए हमें चिंतित होना भी जरूरी है और परिवर्तन का एक नया वातावरण और नया समाज बनाने की एक कोशिश भी है। तो मैं डॉक्टर रामचंद्र जी से ये निवेदन करूंगी कि क्या हम इस दृष्टि से इस कहानी को एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी मान सकते हैं कि जो कि दलित समुदाय की उस पीड़ा और उस उत्पीड़न और उसकी तमाम जो उस पर हो रहे जो अन्याय हैं, उसको ये कैसे, किस रूप में उजागर कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने दलित पैंथर से लेकर के और अभी तक के आंदोलन के साथ 3000 साल के इतिहास को भी आपने बताया, और यह कहानी के शीर्षक से भी पता चलता है हमें कि जिसका यह अंत नहीं, यह इस कहानी के अंतर्वस्तु को अगर हम वर्गीकृत करें कहानी को समझने के लिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो मंतव्य है इस कहानी के पीछे, वो यह कि कैसे जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, और उस दोनों का इतना दबाव है दलित समाज पर, उसमें दलित समाज में खास तौर से स्त्री किस तरह से, स्त्री की क्या हैसियत है, इन सारी चीज़ों को एक साथ फिर से, जैसे अतीत से और वर्तमान को इस तरह से जोड़ा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। तो मैं बात कर रहा था कि यह अंत नहीं कहानी का जो अंतर्वस्तु है, कि उस अंतर्वस्तु पर ध्यान दें तो एक तरफ दलित समाज का खुद पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जिसमें एक लड़के को, युवक को शहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है, यह मानते हुए कि वह रोजी रोटी का सहारा बनेगा। लेकिन वहीं उस परिवार में लड़की को यह छूट नहीं है कि वह भी नौकरी कर सकती है या वह भी अपने माँ बाप का सहारा ले सकती है। तो इन चीज़ों से शुरू होते हुए और वहाँ तक पहुँचना कि पूरा जो गांव में जो बिरमा इस कहानी की नायिका है, उसके साथ जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, उसके खिलाफ जो ओम प्रकाश वाल्मीकि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चेतना शहर में, वो उनको लगता है कि शिक्षा से चेतना पैदा होती है, और उसमें भी जब शहर में वह आंदोलनों से जुड़ता है, वहाँ बाबा साहब के संघर्ष को जानता है, ये सारी चीज़ें कहानी के अंतर्वस्तु में काफ़ी योगदान करती हैं। कहानी के पीछे के जो मंतव्य है एक लेखक का,
कि जो पूरे आंदोलन को, जैसे कि हमारे विद्यार्थी इस इकाई के माध्यम से दलित आंदोलन को, उसके स्वरूप को, उसकी चेतना को और उसके बरक्स उसके साथ जिस तरह से एक स्त्री संघर्ष करती है, विरोध करती है, घर और घर के बाहर भी। जब मैं कह रहा हूं विद्यार्थियों से, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाठ में, कहानी में कई जगह इसका जिक्र आया है। और मैं कहानी से अगर उसका संदर्भ लूं कि पहली बार जब बिरमा के साथ जब होता है, और उससे पहले के पृष्ठभूमि में जो कहानी में जिक्र करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि बिरमा हैरान रह जाती है, यह कैसी बातचीत। गांव में तो इसे लड़ाई ही कहते हैं। इस बातचीत की वह अभ्यस्त हो गई थी, उसकी बातचीत के कुछ टुकड़े उसे याद रह गए थे। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, संघर्ष, संगठन, मात्र शब्द नहीं रह गए थे उसके लिए। ये एक नायिका के भीतर, या कहानी की जो स्त्री पात्र है उसके भीतर इस तरह के शब्दों का आना और यह महसूस करना कि काश मैं भी पढ़ी होती, ये जो अनुभव है या जो अभिव्यक्ति है एक स्त्री की, यह जताती है कि जो व्यवस्था पहले से पढ़ने से पूरे दलित समाज को वंचित करके रखी थी, दलित समाज के भीतर भी वरीयता एक स्त्री को पढ़ने की नहीं है। पुरुष को छूट है, स्त्री को नहीं है। रामचंद्र जी, इसका ये तात्पर्य हुआ कि ये कहानी एक साथ कई प्रश्नों को जी बिल्कुल छूती है। एक तो जो दलित समुदाय को ज्ञान की परंपरा से जोड़ने की वजह से जो अशिक्षितता उनके भीतर है, और उसमें स्त्री की स्थिति को भी ये निर्धारित होता है कि स्त्री की स्थिति उसमें कितनी दयनीय है, उसकी दोयम दर्जे की स्थिति है कि एक बार वो पूरी व्यवस्था से बाहर कर दी गई है, और फिर परिवार के भीतर भी उसके साथ एक अन्यायपूर्ण रवैया है क्योंकि वो लड़की है। तो ये बहुत ही खूबसूरती से ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो जिस परिवार की कहानी बता रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, उस परिवार की कहानी यह नहीं है कि वह जानबूझ करके ऐसा किया। व्यवस्था का ऐसा दबाव है एक स्त्री के प्रति कि वह घर में जब वह अपने एक खेत से दूसरे खेत और थोड़ी दूरी पर अपनी स्त्री को बचाने, और जो उसके साथ उस सत्ता तंत्र के भीतर या सामाजिक व्यवस्था के भीतर एक स्त्री को जिस तरह से शोषण का शिकार बना लिया जाता है, तो वह स्कूल में कैसे भेज सकता है, यह उसके पीछे मानसिकता काम कर रही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कि ये जो दलित परिवार का जो चित्रण है, वो इसमें इस तरह का दबाव नहीं दिखता कि जानबूझ करके ऐसे एक स्त्री को पढ़ने से न भेजा जाता हो। उसके ऊपर यह भी दबाव है, हालांकि उसके पीछे मानसिकता जरूर काम करती है। प्रश्न चिन्ह करती है कि उस सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पर कि एक दलित स्त्री का, एक दलित लड़की का स्कूल में जाके पढ़ना, उसे वो सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा जी, और सुरक्षा के नाते माता पिता ये सुरक्षितता उसे नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए लड़की फिर वंचित रह जाती है शिक्षा से। तो कई ये एक कहानी के भीतर कई आयाम वो छू रही है कि अशिक्षित होने का जो एक बहुत बड़ा अभिशाप दलित समुदाय पर है, क्योंकि सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि दलितों को या अछूतों को, जो आज हम इसे दलित शब्द से बहुत अभिहित करते हैं, लेकिन ये अछूत का ही पर्यायी शब्द है। तो अछूतों को शिक्षा की परंपरा से, शिक्षा से वंचित रखा गया है कि इनको विज्ञान की परंपरा से न जोड़ा जाए, ताकि ये कभी अपनी गुलामी का एहसास न कर पाए। और उस गुलामी के एहसास न कर पाने की ही ये इसका एक नतीजा है कि उसके माता पिता भी इसे सहज भाव से ले लेते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि एक लड़की का पढ़ना कितना जरूरी है। इस कहानी का जो सबसे रोचक पहलू है, जो अभी तक मुझे याद है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को अगर हम याद करें तो उनकी घास वाली कहानी का बहुत जिक्र होता है, और बार बार उल्लेख किया जाता है उस कहानी का कि उसमें दलित चेतना है, दलित स्त्री चेतना उसमें दिखाई जाती है की कहानी। लेकिन उस कहानी को अगर हम सामने रख कर देखें, उस घास वाली में मूलिया को देखें और इसमें बिरमा को देखें, तो उसमें हृदय परिवर्तन की बात होती है। उसमें कोई आक्रोश नहीं, कोई चेतना नहीं, कोई बदलाव की, कोई विद्रोह नहीं। वो उसमें मूलिया, चूंकि यह इस वजह से इसलिए होता है, इसके पीछे भी वैचारिक कारण है। चूंकि प्रेमचंद की वैचारिकता मूलतः गांधी जी से प्रभावित थी,
बिल्कुल और सही। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो भी इधर दलित चेतना विकसित हुई है, जितने दलित रचनाकार हैं, उनकी चेतना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रभावित है। तो ऐसा नहीं कि इस समय बिरमा विद्रोह कर रही है। विद्रोह की आग हमेशा से रही है और इसका इतिहास है, और पूरे भारतवर्ष में हमारा इतिहास दर्ज है कि किस तरह से दलित महिलाओं ने इस सत्ता तंत्र के खिलाफ, इस पूरी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया है। जी इसलिए उस इतिहास के बरक्स हम बात कर सकते हैं कि मूलिया का वह चरित्र नहीं था जो उसमें मिलता है। हालांकि प्रेमचंद की अपनी सीमा थी, उस समय के अपने दबाव थे, उस आधार पर हम उनको नहीं खारिज कर सकते, उनकी अपनी कलात्मकता थी। लेकिन जब ओम प्रकाश वाल्मीकि लिख रहे हैं तो अपने समाज के उस दर्द को लिख रहे हैं, और वह उनका एक कोई व्यक्तिगत समाज नहीं, व्यक्तिगत परिवार की पीड़ा से नहीं है। क्योंकि अगर हम तत्कालीन घटनाओं को देखें, खैरलांजी से लेकर के और गोहाना तक की घटनाओं को देखें, उससे पहले भी झज्जर भी देखें, जहानाबाद के नरसंहार को देखें, तो ये सारी चीजें पुष्ट होती हैं। और उस समय भी जिस समय दलितों को, बल्कि जिस समय उसकी पहचान तो अछूतों के रूप में थी उस समाज की, तो जिस तरह से उनको सड़क पर चलने की छूट नहीं थी, वो सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों में आज भी मंदिर में अपनी पहचान के साथ नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ओम प्रकाश वाल्मीकि यह अंत नहीं कहानी के माध्यम से पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में उस दर्द को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिरमा के साथ इस कहानी में जो होता है, ये कहानी क्या बल्कि जो पूरे भारतीय समाज में जो हो रहा है उसका एक चित्रण, एक छोटा सा चित्रण मात्र है कि बिरमा के माता पिता तेजभान के खेत में काम करते हैं, मजदूर हैं। मजदूर के होने के साथ साथ वह अस्पृश्य भी हैं एक तरह से, और गरीब भी हैं, और शोषण के मतलब जो इंतहा नहीं है शोषण के, उस हद तक भी उसके शिकार हैं। और एक सामान्य परिवार से भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तभी तो वह सपना देखते हैं कि बेटा कमाएगा, एक सामान्य व्यवहार है। तो इसमें बिरमा, मंगलू और सरबती और बिरमा अपने माँ बाप के साथ जब बिरमा जाती है, और तेजभान के खेतों में काम करने के बाद जो उसको उसके एवज में, काम करने के एवज में जो उसका मिला पारिश्रमिक बोझा जो मिला है, एक गट्ठर जो मिला है धान का, वह अंधेरे से पहले उसका बाप चिंतित है, उनके माता पिता बिरमा के, मंगलू और सरबती, कि अंधेरे से पहले घर पहुंच जाए। यह जो एक भीतर डर है, यह कहीं लेखक उस तरह से कहता नहीं, सिर्फ इतना ही कहता है कि उसके माँ बाप चाहते हैं कि अंधेरे से पहले जाए। वह रोटी पकाने का तो एक बहाना है कि जाकर रोटी बना के रखेगी, लेकिन उसे पीछे का जो भय है, वह भय यह है कि वह अंधेरे से पहले जाए कि कोई वह उसका दुर्घटना ना हो सके। क्योंकि जो उसको और मिला है वह किसी दूसरी गाड़ी पर लाद के लाना चाहते हैं या ले आएंगे, और रास्ते में जिस तरह से तेजभान का बेटा सचिंदर घात लगाए बैठा है बागीचे में, और जो उसके साथ होता है उसको आगे रोक लेता है, वहां का जो दृश्य है वो अद्भुत है। आज तक मुझे नहीं याद है कि कोई हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास में कोई ऐसी कहानी स्त्री को, दलित स्त्री को इस तरह से प्रस्तुत किया हो। और यह ऐसा भी नहीं हो कि कोई बिल्कुल कहेंगे विश्वसनीय न हो, ऐसा भी नहीं है कि जब वह उसको आगे से घेरता है सचिंदर, उसके साथ बदतमीजी करता है, उसके गालों पे हाथ फेरने की कोशिश करता है, तो उसका आक्रोश देखिए कि वह इस तरह से विद्रोही के रूप में बिरमा सामने आती है कि उसके ऊपर बोझा फेंकती है और उस जांघों के बीच में जोरदार वार करती है पैरों से, और फिर वह भागता है, वह सचिंदर तेजभान का बेटा। यह जो चित्रण है कहीं से भी कोई बनावटी नहीं है। और इसमें अगर यह बिरमा पढ़ी होती, शिक्षित होती, यह उसके भीतर एक दर्द है, और घर जब लौटती है और जिस तरह से उसके भीतर की जो आकुलता है, आक्रोश है, और उसके भीतर का जो क्षोभ है, वह जो घर में बताती नहीं है, रात भर किस तरह से रात बिताती है, पूरी आंखें सूजी हुई हैं। ये जो मतलब दर्द के साथ जो सौंदर्यबोध है, कलात्मकता है कहानी का, वह पूरे के पूरे उसकी भाव भंगिमा के साथ लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो एक स्त्री की अस्मिता और अस्तित्व को जहाँ पर ठेस पहुंची है, और उसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ प्रस्तुत हुआ है कि उसके आक्रोश को, उसके विद्रोह को, और वो एक स्त्री है, और स्त्री होने के कारण और दलित होने के कारण, मतलब यहाँ पर हम स्त्री के तिहरे शोषण को अगर बताए कि दलित होने के कारण, स्त्री होने के कारण, और फिर उसमें निर्भर होने के कारण, क्योंकि वो गरीब है, परिश्रमी है, तो इन तीनों स्थितियों के कारण उस पर हो रहे अत्याचार की तीव्रता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर जैसे ही
सचिंदर उसके ऊपर जो हमला करता है, उसके दृष्टिकोण को भी यहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया है कि उस प्रवृत्ति को भी बहुत ही मार्के के रूप में यहाँ पर चिन्हित किया है कि जो दबंग समुदाय है, जो जमीनों के मालिक है, उसमें जो गर्वोक्ति है, जो अहम भाव है, जो जाति का अहम है और पैसे का भी अहम है, क्योंकि वो सारी जमीनों के मालिक है। तो उनमें ये गर्वोक्ति है, उनमें ये अहम है कि वो किसी पर भी, किसी भी महिला को छेड़ सकते हैं, उसके शरीर पर वो शरीर को वस्तु समझते हैं, ये वस्तु समझते हैं और उसके शरीर पर उनका अधिकार है। तो एक स्त्री के अधिकार को छीन लेना, उसकी अस्मिता को छेड़ना या उसकी अस्मिता को नकारना एक बहुत बड़े एक सुनियोजित षड्यंत्र है, सुनियोजित जो षड्यंत्र है, जो एक सामाजिक एक व्यवस्था है। व्यवस्था में वो इस तरह से अपने आप जैसे व्यवस्थित रूप से रखा गया है कि जिसको कोई ध्यानपूर्वक अगर नहीं देखे, व्यवस्था के बारे में मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। सचिंदर कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वह बिल्कुल व्यवस्था का, वह एक पूरी व्यवस्था का प्रतीक है। वो कोई सचिंदर अकेला कोई व्यक्ति नहीं है। और यहाँ बिरमा भी एक प्रतीक के रूप में आ रही है कि उसके अंदर, जो स्त्री के अंदर अपनी अस्मिता को अगर कोई छेड़ रहा है या उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके भीतर जो आक्रोश है वो यहाँ बिरमा के रूप में यहाँ अभिव्यक्त हुआ है। और मुझे लगता है ये कहानी बहुत कुछ कह लेती है, बहुत कुछ कहती है, बल्कि थोड़े संदर्भ में ये बहुत कुछ कह लेती है। और बिरमा के भीतर जो एक विद्रोह की आग है और जो चेतना उसके भीतर है, समाज की उत्पीड़न, उसके अत्याचार, या बल्कि ये कहिए कि निरंतर चल रही अपमानित करने की जो प्रवृत्ति है, शोषण की जो लंबी परंपरा है, जैसे वह बिल्कुल वह जीती है, वह समझती है इन चीजों को कि उसके साथ, उसके समाज के साथ क्या हुआ। वह कोई, जब यह उसके साथ होता है तो कोई अचानक उसके भीतर चेतना नहीं आ रही है। ऐसा बिरमा के चरित्र को देख कर ऐसा लगता है कि यह कोई एक स्त्री के साथ ऐसा नहीं हुआ है, सदियों से। इसीलिए वह यह अंत नहीं, वो बाद में, चूंकि इस बात को, चूंकि बिरमा के शब्दों में अगर देखें, इस कहानी के अंत से ही बात शुरू करें अगर, तो वह यह कहती है कि जब पंचायत पर भी बात करेंगे कि पंचायत क्या फैसला करती है इस अत्याचार या शोषण या अपमान बल्कि कहें, जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, उसके बरक्स जब यह लड़ने के लिए पूरा समाज खड़ा होता है, उसकी चेतनाशील भाई खड़ा होता है, तो पंचायत के फैसले का जो होता है वो तो बात करेंगे, लेकिन जो उसका कमेंट है, जो टिप्पणी है बिरमा की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह, बिरमा ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहा, इस हार पर मुंह क्यों लटका रहे हो, ये अंत ना है, तुम लोगों ने मेरे विश्वास को जगाया है, इसे मरने मत देना। ये जो विश्वास है, और वो जो शहर में जो किशन पढ़ रहा है, और किशन के जो दोस्त हैं, प्रवीण वगैरह जो उसके दोस्त हैं, जो उसके साथ देते हैं पूरी मूवमेंट, पूरी लड़ाई में, और उनको वो जगा रही है कि तुम लोगों ने के भीतर जो चेतना थी, तुम लोगों ने जो विश्वास संगठित होकर लड़ाई किए, और तुम लोगों ने मेरे भीतर एक ऐसी आशा जगाई है, इसको मरने नहीं देना है। जब यह बिरमा कह रही है, तो यह पूरे स्त्री समाज, दलित स्त्री के लिए कह रही होती है कि वह विश्वास सबके भीतर बनाए रखना है। और संगठन, क्योंकि बाबा साहब का जो नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और संगठित हो, ये तीनों चीजें इस कहानी में बराबर पात्र में झलक रही है बिरमा के माध्यम से। और कोई भी ऐसी स्त्री पात्र, दलित स्त्री पात्र, मेरे ख्याल से बिल्कुल अपने आप में अद्वितीय है यह। और मैं इस संदर्भ में जिक्र करूं, वहां उस समय के जो कहानी के भीतर जो बुजुर्ग आए हैं, दलित बुजुर्ग, जब अपने माता पिता मंगलू और सरवती से उस घटना का जिक्र करती है बिरमा, तो वह उसको दबाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि कई भय होगा, इसमें कहानी से भीतर निकल के आ रही है। ये भय और भी है कि उन्हें पता है, क्योंकि वो काफी समय से वो अनुभव है उनका, कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो किसी भी तरह से न्याय नहीं दिला सकती। और उसका जिक्र कहानी में आता है और वो कि पुलिस का रवैया, जब किशन जब इस घटना की रिपोर्ट करने जाता है पुलिस के पास, तो पुलिस किस तरह से इस पूरे वाकये को किस तरह से लेती है। पुलिस का नजरिया ये है कि अरे ये तुम्हारी ये जरूरत कि तुम एक लड़की को छेड़ा गया है, आप उस पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कहती है पुलिस। ये जब पुलिस इंस्पेक्टर कहता है
छेड़ाछाड़ी हुई है, बलात्कार तो नहीं हुआ। तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो, गांव में राजनीति फैला रहे हो, शांति भंग करना चाहते हो। मैं अपने इलाके में गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा, चलते बनो। और रिपोर्ट नहीं लिखता है। अब यहाँ पर पुलिस की जो भूमिका है, एक सुरक्षा देने की, उसका जो एक पूरा उसकी जो नियुक्ति है राज्य के द्वारा, पुलिस की नियुक्ति जनता की सुरक्षा के लिए है। और खास करके अगर ऐसी घटना अगर हो रही है कि स्त्री के ऊपर एक अत्याचार या अन्याय हो रहा है, तो उसके प्रति उसकी संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए। लेकिन यहाँ असंवेदनशीलता की हद हो जाती है और पुलिस बिरमा और बिरमा के भाई को इस तरह से खदेड़ देते हैं कि ये कोई घटना नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम भाग जाओ। और वो कहता क्या है, पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर कहता है कि सिर्फ छेड़छाड़ हुई है, बलात्कार तो नहीं हुआ है। मतलब ये कि स्त्री के अपमान को वो अपमान नहीं मान रहा है। स्त्री का अपमान केवल वो उस हद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि बलात्कार ये एक आम बात है और दलित स्त्री के साथ बलात्कार नहीं होगा तो और किस लिए, क्योंकि आगे वो कहता भी है कि फूल खिलेगा तो भौरे मंडराएंगे ही। उसने बेशर्मी से खिसे निपोरे किशन ने जब तिल मिलाकर कहा, तमीज से पेश आइए, तो किशन के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ इंस्पेक्टर ने देते हुए बड़ी मगरूरी से कहा, हरामी की औलाद, ये डंडा पूरा उतार दूंगा, तू मुझे तमीज सिखाएगा। अगर ये रवैया है पुलिस का, तो रामचंद्र जी बिल्कुल इस राज्य से या इस व्यवस्था से क्यों नहीं बिरमा के माता पिता डरे रहेंगे और स्वयं बिरमा भी कैसे इससे लड़ पाएगी। उसके बाद जो ग्राम पंचायत का जो सीन आता है कि ग्राम पंचायत किस तरह से उसके साथ पेश आती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल व्यवस्था में कोई रोल ही नहीं रहा इस दलित समाज का। दरअसल जब पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित कर देंगे इस समाज को, दलित और स्त्री को, एक बहुत बड़े बहुसंख्यक समाज को शिक्षा से वंचित रखेंगे, लंबे समय तक उसको उसकी संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं देंगे, जो पूरा पॉलिसी मैटर है उसमें उनकी सहभागिता नहीं होगी, उन्हीं के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, उसमें पॉलिसी में वो शामिल नहीं है। पॉलिसी लागू करने वाले, संविधान बहुत अच्छा है, बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान को लागू करने वाले कौन है? यह सवाल इस कहानी में भी उठता है कि आखिर में जो नियम है, जो कानून है, जो सुरक्षा दे सकते हैं, वह सुरक्षा देने वाला कौन है, उसकी मानसिकता क्या है। तो वह मानसिकता जो समाज की वर्ण व्यवस्था की है, वह वर्ण व्यवस्था पूरे शासन तंत्र में मौजूद है और उसी के तहत वह बोलता है, कहता है, और वह उससे सुरक्षा की क्या उम्मीद करेंगे हम? उससे सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए जब ये ऐसी घटनाएं होती हैं और तो उनके साथ न्याय नहीं होता है। अभी पीछे मैं इन घटनाओं का आपसे जिक्र किया था कि जो पूरे देश भर में तब से आज तक घटनाएं घट रही हैं, और तो और बल्कि उस मानसिकता का नवीनतम उदाहरण मैं आपको दूं, अपने बल्कि छात्रों से को जानकारी होनी चाहिए कि अभी जो मिड डे मील का जो चल रहा है सिलसिला, उसमें छात्रों को बल्कि सर्वे करना चाहिए, इसकी पड़ताल करनी चाहिए और इस पाठ्यक्रम से जोड़ करके इसकी पूरी मन स्थिति को समझना चाहिए कि उन स्कूलों में जो बर्तन हैं उनके पीछे छोटे बच्चों के नाम और उनकी जातियों के साथ लिखा हुआ है कि उसमें वही छात्र खा सकता है, दूसरा नहीं खा सकता। मतलब पाठशाला में ही जाति और हम का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज जो है छोटा बच्चा जिसको पूरा इतिहास का ज्ञान भी नहीं है, जो इस सिलसिले को जानता भी नहीं है, उसको व्यवस्था क्या सिखा रही है। तो यह है पूरी कहानी का। मैं जब जिक्र कर रहा था कि जब आपने बताया कि इंस्पेक्टर का जो रोल है वो शासन तंत्र है, दूसरी तरफ पंचायती व्यवस्था है, ये सारे संविधान के अंग हैं जिनको सुरक्षा देनी थी, जिनको काम करना था। आप देखें कि इसके तहत जब इकट्ठा होते हैं पंचायत, जब देखते हैं कि वहां से न्याय नहीं मिला तो क्यों ना हम पंचायत में जाके अपील करें, पंचायत में एक अर्जी दें। उसके लिए बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करते हैं, पूरे समाज इकट्ठा होता है। तो उसमें जो बड़े बुजुर्गों में से दो नाम आपको मैं याद दिलाऊं इस कहानी में, धर्मू और रामजी दास हैं। धर्मू कहते हैं जब सब लोग इकट्ठा होते हैं कि ये कोई नई बात ना है,
बड़ी बात कही उन्होंने। ये कोई नई बात ना है, गरीब की इज्जत का कोई मतलब ही ना होवे है। ये सब तो होता ही रहा है, चुप रहने में ही भला है। पानी में रह के मगरमच्छ के बैर लेना ठीक ना है। और अब इससे सबकी मन स्थिति बदलने लगती है, सब फुसुर फुसुर होने लगती है, सब खिसकने लगते हैं भय के मारे। फिर धर्मू ने गला खखा के बात आगे बढ़ाई और बताया धर्मू ने कि जिंदगी बीत गई है इसी गांव में, कदी ना सुना किसी बिरबानी, बहू बेटी ने घर आके जिक्र भी न किया हो। औरत की लाज चुप रहने में है, ढिढोरा पीटने में ना है। ये जो उक्ति है एक पुरुष की, अब यह पुरुष की भी है और यह सच्चाई भी है। ये दोनों एक तरह की अंतर्विरोधी चीजें हैं। और दूसरी तरह रामजी दास कहता है, इसी से मिलती जुलती दूसरा बुजुर्गवार बोल रहा है कि ये शरीफ बहु बेटियों के लक्षण ना है, मर्दों के सिर फुटवल करा के ही चैन मिलेगा। ये है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ऐसा तो यहाँ नहीं पर पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियां और एक सामंतवादी प्रवृत्ति, दोनों एक जैसे साथ। कि हम जातिवादी जो पूरा चरित्र है जी, ये दोनों एक जगह पर एकत्रित होके स्त्री के व्यक्तित्व को, उसकी अस्मिता को और उसके विद्रोह को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कि कहीं न कहीं अगर ये जो बिरमा ने जो एक कदम उठाया है कि अपने अपमान का वो बदला चाहती है न्याय के रूप में, बदला वो न्याय चाहती है, वो बदला क्या, वो तो न्याय चाहती है। लेकिन बदले की एक भावना हाँ, जरूर उसमें है, विद्रोह वहाँ है, पर चेतना विद्रोह है उसके भीतर। तो वो कहीं से जो छोटा सा प्रस्फुटन है उसके अंदर जो एक बीज है, उसे भी हम मतलब जो अपने जिन दो बुजुर्गों का जो, क्योंकि वो उस व्यवस्था से प्रताड़ित है, उत्पीड़ित है और अपमान उन्होंने झेल चुके हैं और वो जानते हैं कि यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि हम अपनी इज्जत को उछाल रहे हैं। लेकिन वो ये उस व्यवस्था के समक्ष समर्पण है वो, क्योंकि उस व्यवस्था का ये हमेशा रवैया रहा है कि अपनी हैसियत में रखने की। तो हैसियत यहाँ पर जाति के आधार पर, कि जाति अगर आपकी निम्न है और अगर आप अछूत हैं तो फिर आपका कोई सम्मान नहीं है। आपको अगर सम्मान आपका सम्मान नहीं है, स्वाभिमान आपको नहीं है, आपके अधिकार नहीं है, तो आप किसी भी बात के लिए विद्रोह नहीं कर सकते। और अगर बिरमा का ये विद्रोह उस जाति की अस्मिता का विद्रोह है, न केवल स्त्री की अस्मिता, उस पूरी जाति का, उस पूरे वर्ग की अस्मिता का विद्रोह है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक संकेत ये कहानी देती है, जिसको कि ये जो दो शख्स जो बात कर रहे हैं ये उस पूरी व्यवस्था का एक पूरा परिचय दे रहे हैं, जहां उसी व्यवस्था के विरोध में ये एक नई प्रवृत्ति, नई चेतना का जन्म हो रहा है। मुझे लगता है एक बहुत ही बैलेंस इस कविता में हमें दिखाई देता है और एक खास बात नई चेतना का ये एक आगाज है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस कहानीकार के साथ और इस कहानी के साथ, कि इस कहानी का जो ट्रीटमेंट है, छात्रों ने पढ़ा होगा और इसके साथ आपने जो पाठ तैयार किया आपकी यूनिवर्सिटी ने, कि कहीं भी देखें कि इस चेतना के पीछे, इस विद्रोह के पीछे कहीं भी ऐसा बवेला नहीं, मतलब ऐसी कोई क्या कहेंगे बदले की आग नहीं है। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत न्याय चाहती है बिरमा भी और उसके भाई किशन भी, किशन के दोस्त भी। किशन का दोस्त जो प्रवीण है वह कानून का विद्यार्थी है, दूसरे वर्ष का। तो लेखक ने, कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस कहानी के साथ यह संदेश देने की कोशिश की है कि दलित समाज प्रतिशोध में नहीं जीता है, वह न्यायिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करता है और उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत वह न्याय चाहता है। और दूसरा पक्ष यह कि उस संवैधानिक व्यवस्था के पास जब न्याय के लिए जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है और वह उजागर करता है उस न्याय की मांग के साथ साथ उस सामाजिक व्यवस्था को। राजनीतिक व्यवस्था बनी है, लेकिन व्यवस्था जो लागू करने वाले लोग हैं उनके मन में, उनकी मानसिकता जो सामंतवादी व्यवस्था है, जातिवादी जो मानसिकता है, वह इतनी गहरे अंदर तक बैठी हुई है कि उससे न्याय की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखें कि सीमाओं को कहीं नहीं लांघते हैं और हर कदम पर सबसे पहला उनके पास पुलिस है, उसके पास पंचायती व्यवस्था। आप देखें आगे इस बात को हम अगर छात्रों से बात करें इसके लिए कि पंचायती व्यवस्था में इन्हीं के वर्ग का, मतलब दलित समाज का ही, वो आरक्षित
पंचायती व्यवस्था में जो आरक्षित सीट है वह इलाका आरक्षित वर्ग है, और वहां पर जो बिशन सिंह ग्राम प्रधान हैं उनके पास जाते हैं। मुझे याद है और मुझे लगता है कि छात्रों को भी पता होना चाहिए कि हमारे जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पंचायती राज व्यवस्था की पहल नहीं की थी, उसका उन्होंने विरोध किया था। अभी भी उसको हमें समझने की जरूरत है कि बाबा साहब इस विरोध के पीछे उनकी क्या मनस्थिति रही होगी, क्या सोच रही होगी। अगर इस कहानी से वह सिद्ध होता है, अगर पंचायती व्यवस्था आप कायम कर दें, ग्राम प्रधान बनवा दें और वह ग्राम प्रधान मोहरा हो, वह वहां पर कोई बुनियादी बदलाव न हो, चेतना ही न हो, तो फिर आप ग्राम प्रधान बना दीजिए, या वह बदलाव नहीं कर सकता है। उसका जो बिशन सिंह है उसका जीता जागता प्रमाण है इस कहानी में, क्योंकि वह तेजभान सिंह का मोहरा है सिर्फ वह, और वह उससे डरता है, उससे आतंकित रहता है। जब अर्जी, और देखिए अंगूठा लगा करके, एक स्त्री का जब अंगूठा लगाया गया होगा, स्त्री को नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, भाई पे विश्वास करती है, उसको पता है कि भाई चेतनाशील है, भाई के दोस्त चेतनाशील हैं। तो जब वो अर्जी डाली जाती है कि पुलिस प्रशासन के पास तो उससे न्याय मिला नहीं, तो क्यों नहीं अपने ही समाज के भीतर जो हमारी व्यवस्था का जो पंचायत में जाकर जो पंचायत का मुखिया है वह न्याय दिला सकता है, उसके पास जब जाते हैं और अर्जी डालते हैं तो वो अर्जी लेकर भागता है तेजभान के पास, और तेजभान जब वह अर्जी देखता है कैसे भड़कता है और क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ये सवाल यहाँ पर उठता है, और छात्र हमारे ये समझ रहे होंगे कि यहाँ व्यवस्था जो सत्ता है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, जो पूरी सत्ताओं का जो एक पूरा मेल है, वो किसके हाथ में है? कि वो पंचायत जैसा एक बहुत संवैधानिक अधिकार है कि जो बिल्कुल बुनियादी तौर पर एक उसकी भागीदारी में जाता है, कि दलितों की भागीदारी वो सिद्ध करता है, स्त्रियों की भागीदारी उसमें, उसकी राजनीति में भागीदारी का ये सबसे पहला कदम है। वहां पर भी उसकी उस राजनीतिक भागीदारी को वो बल्कि आप देखें कि कैसे नहीं, हम ही चलाएंगे गांव की पंचायत का जो भी सरकारी प्रशासनिक तरीका है वो हमें मान्य नहीं है। हम जो कहेंगे ये जाति अहम और सत्ता का जो धर्म है, जो हम उसे ये कहें कि धर्म और सत्ता का जो गठजोड़ है यहाँ पर, वो अभी टूटा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे तोड़ने के लिए ही ये सारी व्यवस्था बनाई है, और संवैधानिक कानून और तमाम जितने भी एक्ट लगे हैं कि जो सुरक्षा देता है, जो अधिकार देता है, जो समान भागीदारिता देता है, लेकिन उसे लागू न होने के जो कारण आज भी यहाँ पर मौजूद है, मुझे लगता है ये बहुत ही उस व्यवस्था पर कटाक्ष करता है और उस व्यवस्था की पूरी असलियत को, उसकी वास्तविकता को खोलता है। और यही है इस कहानी की कथा वस्तु, जो पूरे राजनीतिक तंत्र पर, जो प्रशासनिक तंत्र है, जो राज्य का तंत्र है, उसके ऊपर किसका अधिकार है, कौन उसे लागू नहीं होने दे रहा है, कौन उसे न्याय की परंपरा है या न्याय की जो गुहार है वो भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इस बात को हम इस कहानी के इसका मतलब है कि ये जाति व्यवस्था का जो आतंक है, जो दबाव है और जो उसका कब्जा है, वो अभी खत्म नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं अगर अब जो आप बात कर रही थी, बिल्कुल इसमें पुष्ट होती हैं और कहानी के पात्रों के माध्यम से, कि जब अर्जी देखता है चौधरी जो तेजभान हैं, तो अर्जी देखते ही तेजभान भड़क उठा। भंगी चमारों की यह हिम्मत, क्यों वे बिस्ना तुझे प्रधान इसीलिए बनाया था। ये आप जो बता रही थी कि पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है, प्रधान कोई भी हो, चेतना अगर उसके भीतर नहीं है तो वह सब कुछ उसके हाथ में है। तो एक तो चेतना का यह अंकुर यहाँ से, चेतना का प्रभाव, तो एक तो यह, दूसरा यह कि दूसरी तरफ वह कहता है कि मंगलू तू मुझे अच्छी तरह पिछाड़े, वह बिरमा के पिताजी से कहता है पंचायत में, मंगलू तू मुझे अच्छी तरह पिछाड़े है, फिर भी ऐसी हरकत की क्या समझता है, पंचायत हमें फांसी पर चढ़ा देगी, निर्भय होकर बोलता है। पंचायत है क्या, हमारे पांव की जूती। तो देखें, एक तरफ भंगी चमारों की हिम्मत औकात बताई, दूसरी तरफ पंचायत के बारे में बता दी कि हमारे पांव की जूती है।
और यह भी बता दिया कि जो भी है शासन प्रशासन में वो सब हमारे हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक स्वतंत्रता के बाद जो एक व्यवस्था यहाँ पर लागू होनी चाहिए थी, जिसमें सबकी समता, स्वतंत्रता और न्याय की एक बुनियाद पर जो टिकी हुई थी, इन मूल्यों को अपने भीतर समेटे हुए एक सबकी भागीदारी की बात कर रही थी, एक समानता की बात कर रही थी, तो वो व्यवस्था आज भी यहाँ पर हम देख नहीं पा रहे हैं। और उसका जो है उसको अभी भी कुछ लोग अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता का ये सत्ता की व्यवस्था है, क्योंकि इसमें आर्थिक सत्ता है, इसमें राजनीतिक सत्ता है, इसमें धार्मिक सत्ता है। और अगर एक समुदाय अगर इसे रखना चाहता है अपने हाथ में, तो वो निश्चित रूप से उसको रखने के लिए नए नए तरीके भी ढूंढेगा, और वो यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। मुझे लगता है इस कहानी के माध्यम से हमारे छात्र हमारी भारतीय व्यवस्था का जो एक सामाजिक स्वरूप है, जो सामाजिक व्यवस्था एक धर्म के आधार पर चल रही है, और धर्म का भय बहुत ज्यादा है, और उस धर्म के भय से हम अभी भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस आजादी की जो एक कल्पना थी सबके मन में, तो दलित के लिए वो कल्पना अभी भी कल्पना के रूप में ही उसके मन में है, वो साकार नहीं हुई है। तो इस रूप में ये कहानी बहुत ही गंभीर कहानी है, बहुत ही चिंतनशील है, और ऐसे एक प्रश्न के ऊपर ये इसकी कथा वस्तु पूरी आधारित है, जो कि हमारे छात्र को एक नया उसके दृष्टिकोण को नया आयाम देती है, उसमें नई संवेदनाएं जगाती है, और उसके दृष्टिकोण को बदलने के साथ साथ वो ये भी चाहेंगे कि इस व्यवस्था में परिवर्तन भी हो, एक ऐसी परिवर्तन की लहर चले कि जो सबको समेटे और सबको एक बंधुत्व के धागे में बांधे। एक अंतिम बात छात्रों से यह मैं संदेश देना चाहूंगा इस कहानी के माध्यम से, कि दरअसल यह कहानी हमें उत्प्रेरित करती है व्यवस्था को समझने के लिए। पूरा जो सोशल सिस्टम है, आर्थिक तंत्र है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, दरअसल यह कहानी बदले से हमें बदले की तरफ नहीं ले जाती है, यह सोचने पर विवश करती है कि व्यवस्था कब तक चलती रहेगी, आखिर कब तक, इसका अंत कब होगा। इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक है उसमें छुपा हुआ है, और यह पाठ्यक्रम का में छात्रों से यह अपेक्षा होती है, इस कहानी के माध्यम से लेखक यह अपेक्षा कर रहा है कि आखिर में हम व्यवस्था को कब बदल पाएंगे, कैसी व्यवस्था बदलेगी। सभी को मिलजुल करके इस पर सोचने की जरूरत है। यह कहानी का मूल भाव इसमें छुपा हुआ है। इस बात को समझने की मैं दोहराऊं इस बात को कि इसमें बिल्कुल यह बात निहित है कि कोई बदले की, कोई प्रशोध की यह भावना इस कहानी में नहीं है। यह हमें प्रभावित करती है, उत्प्रेरित करती है और प्रेरणा देती है, चेतना भरती है कि हम व्यवस्था को फिर से पुनर्विचारित करें व्यवस्था पर और बदलने की तरफ अग्रसर हों। ये मेरा इस पर छात्रों से अपनी यही बात थी। छात्रों से हम फिर निवेदन करेंगे कि अगर इस पाठ्यक्रम में आपको कोई भी किसी तरह की भी उलझने हैं, कुछ सवाल हैं या कुछ सुझाव है, वो जरूर हम तक पहुंचाएं। और आज का ये पाठ्यक्रम पर जो बातचीत हुई है जो कक्षा में, उसके बारे में भी हमने लिखे या फोन पर बात करें, हम हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। और इस पाठ्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि आपके पास हमने कहानी विवेचना और कहानी संग्रह भी दिया हुआ है, तो उसके आधार पर इस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जिसमें किसी तरह की आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अगर इस पाठ्यक्रम को फिर से पहले से अंत तक अगर बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे, तो कई सवालों को आप खुद भी समझ पाएंगे और नए दृष्टिकोण का आप में विकास होगा। आज की कक्षा का यहीं पर हम समापन करते हैं और अगली कक्षा तक आपके साथ हम आपसे विदाई लेते हैं।